Hi everyone. I cannot keep calm because it is my first ever collaboration with the Olive Board. समझ सकते हो आप, मतलब जैसे मुझे मेल मिला ना, आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन कि यार ये कैसे हो गया, बिकॉज आई एम जस्ट ग्रोइंग अब तक इतना ग्रो भी नहीं किया है कि ऑलिव बोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स मेरे पास आ रहे हैं एंड दे आर collabing with me. Yes, it is very, very true. But the collaboration is very special for you all because those who are preparing for UGC नेट इस कोलैबोरेशन में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं फ्री मॉक टेस्ट। और गाइज मुझे लगता है कि इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं और इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द टेस्ट नंबर 1। आज के मैं लाइव में मैं आपको पूरा टेस्ट दे के दिखाऊंगी। लास्ट तक आप भी बैठो, अपना नोटबुक लेके आओ और सारे आंसर्स आप नोट करो और मुझे बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके कितने मार्क्स आए। और ये हम करें फॉर पेपर 1। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इसमें हम मतलब मैं आप लोगों के साथ पूरा पेपर 1 सॉल्व करूंगी और मुझे बताना कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे और मेरे कहाँ कहाँ क्या क्या गलत थे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ऑलिव बोर्ड का पहला लाइव मॉक टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट एवरीवन, सो जिस टेस्ट के बारे में मैं आपको बता रही थी वो है ये ऑलिव बोर्ड का टेस्ट। ऑलिव बोर्ड जैसे टेक्स्ट बुक होती है, जैसे फिजिक्स वाला है, वैसे ही ऑलिव बोर्ड इज़ ऑल्सो वेरी डिस्टिंग्विश्ड एंड वेरी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड। और ये जो है आपके लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए एंड द अपॉर्चुनिटी इज़ दैट यू कैन गिव द फ्री टेस्ट। नाउ एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जो अवेलेबल डेट है इट इज़ स्टिल 8 दिसंबर 7 PM। तो आज की इस जो आपने थंबनेल देखा होगा कि लाइव मॉक टेस्ट, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके सामने एक मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगी। पेपर 1 पेपर 2 कोई भी आप ले सकते हैं बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो मुझे लगता है कि पेपर 2 जो इंग्लिश का है, इफ़ यू वॉन्ट मी टू सॉल्व द पेपर 2 एज वेल तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मैं पेपर 2 सॉल्व करूँ। बट अगर आपको लगता है कि पेपर 2 सिर्फ इंग्लिश का होगा, पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर ऑल, तो मैं आज के वीडियो में पेपर 1 सॉल्व करूँगी, ठीक है। और इफ़ यू वॉन्ट मी टू सॉल्व द पेपर 2 विच इज़ ओनली ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्लीज़ राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आप बस ये लिख दो इंग्लिश लिटरेचर, आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको चाहिए। तो चलो ये हमारा जो डैशबोर्ड है, दिस इज हाउ मैंने ना लॉग इन कर लिया है। सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे आएगा उसमें आपको लॉग इन करना होगा। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है और लॉग इन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड, दिस इज हाउ योर डैशबोर्ड विल लुक लाइक। यहाँ पे यूजीसी नेट के जो टेस्ट है वो सारे टेस्ट आप देख सकते हैं। तो आज का जो टेस्ट है वो हम देंगे एंड दिस विल बी आवर टेस्ट, ठीक है। चलो टेस्ट के अंदर हमने क्या सिलेक्ट किया है, यूजीसी इंग्लिश पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पे यू कैन सी दैट मैक्स स्कोर विल बी 300, टोटल क्वेश्चंस विल बी 150 एंड 3 घंटे का जो टोटल टाइम होगा वो आपको मिलेगा। पहले हम पेपर 1 का कर लेते हैं। तो चलो पेपर 1 के लिए चलते हैं। ये पेपर 1 का जो टेस्ट है वो अभी लाइव चल रहा है। चलो पहले इस पर क्लिक करके देखते हैं इसका क्या है। तो चलो पेपर 1 का 1 घंटे का टाइम है, 50 क्वेश्चन है, 100 इसमें स्कोर आप कर सकते हो। मैं बहुत टाइम के बाद एग्ज़ाम दे रही हूँ तो देखते हैं कि कितना स्कोर आता है और आप भी मेरे साथ साथ एग्ज़ाम दो और मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना रहे, ठीक है। मैंने अपना यहाँ स्कोर, मैं अपना स्कोर आपको बताऊंगी और आप मुझे अपना स्कोर बताना। तो चलो लेट्स स्टार्ट एंड टेक द टेस्ट। करें शुरू, चलो ठीक है। टेक द टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, सो दिस इज हाउ योर डैशबोर्ड विल लुक लाइक। यूजीसी नेट पेपर 1 ऑलिव बोर्ड का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50, टोटल टाइम अवेलेबल इज 1 आवर, ठीक है। जैसे आपका यूजीसी नेट का योर फोटो विल अपीयर हियर, जो भी अगर आप करोगे, ठीक है। अभी देखो ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी होगी। नेगेटिव मार्किंग जी बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर विल बी 2, 100 का स्कोर होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, ये आपको पता ही है, ठीक है। यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट,
ऑब्वियसली मार्क फॉर द रिव्यू, यूज दिस टू मार्क एंड गो टू द नेक्स्ट, ठीक है। यू हैव नॉट आंसर्ड, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो ये रेड कलर में डॉट दिखेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब हम टेस्ट देंगे तब, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये रेड कलर में दिखेगा अगर आपने आंसर नहीं किया है, तो ग्रीन कलर में होगा इफ़ यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। तो यू कैन सेव एंड नेक्स्ट, और सेव करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सेव नहीं करोगे तो ऑब्वियसली योर आंसर विल गेट डिसअपियर्ड, ठीक है। उसके बाद होगा यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर द रिव्यू, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। चूज़ योर लैंग्वेज, अब आपका जो लैंग्वेज होगा, मैं इंग्लिश चूज़ कर रही हूँ, अगर आपको हिंदी चूज़ करना है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट द टेस्ट इन द यूजीसी नेट पेपर 1 इंटरफेस, शुरू करें टेस्ट। चलो चलो भाई, हमने शुरू कर दिया है टेस्ट। अब बताओ भाई, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड वर्ल्ड वाइड वेब, किसने फाउंड किया, मुझे जल्दी बताओ। यहाँ पे टाइम भी चल रहा है, फटाफट से, आपको क्या लगता है कि किसने मतलब ये किया होगा। मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है किसमें, ए और बी के अंदर। आपको क्या लगता है कि किसने फाइंड किया है? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और आप अपना भी आंसर देते रहो, और फिर मैं अपना आंसर यहाँ पे डालूंगी, और लेट्स सी कि हमारे कितने मार्क्स बनेंगे। तो आप मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं, मैं आपको बताऊंगी मेरे कितने मार्क्स हैं। मुझे क्या लगता है कि आई थिंक ऑप्शन सी के साथ में जा रही हूँ, ठीक है। अगर देखो इसके अंदर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखोगे आके, क्लियर रिस्पॉन्स मतलब आपने हटा दिया है। देखो बिल गेट्स तो हो ही नहीं सकता, टिम कुक होगा, नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक इट विल बी टी बर्नर्स ली। चलो सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो ग्रीन आ गया यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया है। चलो, if Kunal takes a bus from Delhi for Agra at morning 6 a.m. with the speed of 72 km per hour, and the Nehal starts traveling with her car at 8:30 a.m. from the same point in the same direction, मुझे ना डायरेक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, तो आप लोग सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्शन का, क्योंकि मुझे तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आई विल प्रेफर स्किपिंग दिस क्वेश्चन, बट आप अपना आंसर मुझे बताना, ठीक है। चलो मैंने ये कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज डन बाय द रिसर्चर्स एट विच स्टेप ऑफ रिसर्च। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कब की जाती है? फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखो अगर आपको यही हिंदी में देखना है तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। मुझे बताओ आपका क्या आंसर होगा। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हिंदी में करते, ये लास्ट स्टेप है या फर्स्ट स्टेप है, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा स्टेप है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि आपको कौन सा फिल करना है। इतने मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे कौन सा फिल करना है, एंड देन विल कम टू द आंसर। मुझे क्या लग रहा है कि फर्स्ट स्टेप होगा, या फिर लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक दैट इट इज़ द लास्ट स्टेप, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम थी, जब रिसर्च की प्रॉब्लम आएगी तभी तो हम आगे फॉर्मुलेट करते हैं। मुझे लगता है कि इट विल बी द फर्स्ट स्टेप। It is done before preparing the research report. No, it is done after collecting. I think it is the first step of the research. I'll go with the first step of the research. All right. Next question will be that there are various approaches developed over a period to acquire knowledge through research. Which branch of philosophy deals with abstract concepts such as being, knowing identity, time and space? कौन करता है? Who deals with being? ऑन्टोलॉजी या एपिस्टोमोलॉजी? मुझे आई थिंक इट इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन, मुझे तो बहुत पसंद है। अब आपको देखना पड़ेगा पहले कि ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है और इसका एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या होता है। मुझे बताओ, स्क्रीन पे क्वेश्चन है और आपको मुझे बताना होगा कि ये किससे रिलेटेड है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लग रहा है गाइज आपको?
मुझे तो लग रहा है कि इट विल बी आई थिंक मेटाफिजिक्स, क्योंकि मेटाफिजिक्स ना आइडेंटिटी, टाइम, स्पेस और इन सब के साथ डील करता है। देखो एपिस्टेमोलॉजी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑन्टोलॉजी हो ही नहीं सकता। आई थिंक आई विल गो विद मेटाफिजिक्स। आप अपना आंसर मुझे बताना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आपने क्या भरा है उसमें। आई विल गो विद मेटाफिजिक्स ओनली हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी है भाई ग्रीन हाउस गैसेस, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। ये तो यार आप सबने पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। आई थिंक इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर श्योर होती है। अगर हमारा 5 होगा तो या तो बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, ए तो हमारा वैसे ही हट गया, ठीक है। आई थिंक मीथेन भी होती है, तो अगर 4 और 5 हो गया तो आगे चलते हैं। निट्रस ऑक्साइड होती है क्या? देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होती है जहाँ तक मुझे लगता है, तो it will be carbon dioxide for sure, it will be methane for sure, and it will be nitrous oxide. So I'll go with 3, 4 and 5, ठीक है। मैं 3 and 4 and 5 के साथ जा रही हूँ। अभी आप मुझे बता देना कि आपको कैसा लग रहा है कि कौन सा होगा। I'll go with 3, 4 and 5, ठीक है। मुझे आप अपना आंसर बताओ कि आपका क्या आंसर है इसके अंदर। चलो which of the following translates the domain names to IP address so the browsers can load the internet resources? कौन ट्रांसफर करता है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ फटाफट से। यू नीड टू गिव मी द आंसर। क्वेश्चन पढ़ो भाई अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम्स, कौन डोमेन नेम्स को ट्रांसलेट करता है? गिव मी द आंसर एवरीवन, फटाफट फटाफट मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा। www होगा, HTTP होगा, DNS होगा या FTTP होगा। एक मिनट रुकना यार, मैं चलो फटाफट मुझे इसका आंसर दो। कौन ट्रांसलेट करता है? आपको क्या लग रहा है कौन ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम्स को टू IP एड्रेस? आई थिंक ये DNS करता होगा। देखो कैसे मैं आपको DNS बता रही हूँ। देखो डोमेन से आप समझो कि डोमेन इज DNS, ठीक है। मुझे डोमेन से समझ में आ रहा है कि डोमेन इज लाइक DNS, ठीक है। तो क्योंकि www तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आप FTP पर देखो, इसमें हिंट है। यहाँ डोमेन आप देख सकते हो और यहाँ DNS। अब DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। इट इज़ अ डोमेन नेम सिस्टम। अगर DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है तो डोमेन से डोमेन हमें पता चल गया। तो आई थिंक आई विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 6, है ना। मुझे भी यही लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो अभी ये ना मुझे अच्छा तो लगता है बहुत ज़्यादा, पर इट टेक्स टाइम। तो ये वाले जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है कि विल कीप देम असाइड और बाद में दोबारा से देखेंगे। रिव्यू के लिए डाल देते हैं ये क्वेश्चन। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्या लगता है कि कौन सा रखना चाहिए, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। मार्क फॉर द रिव्यू मैंने डाल दिया है। चलो ऑल द फेबल्स आर केबल्स, सम टेबल्स आर केबल्स। अब इसका क्या होगा? मुझे अपना नोटबुक लेना पड़ेगा, उसमें मैं सॉल्व, चलो मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, इतने आप लोग भी सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका क्या आंसर है, फिर मैं आपको मेरा आंसर बताऊंगी, ठीक है। ओके एवरीवन, मैं पेन निकाल लेती हूँ। मैंने पेन निकाल लिया है। चलो इसके अंदर ना मैंने ये पढ़ा था कहाँ से, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो उसी के अंदर जैसे ऑल फेबल्स आर केबल्स, ठीक है। तो पहले हमने किया है, अच्छा जितने भी फेबल्स है वो केबल्स है, तो फेबल्स किसके अंदर आ जाएगा? केबल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सम टेबल्स आर केबल्स। अब फेबल्स और टेबल्स का कोई नहीं है, और कुछ टेबल्स जो है ना वो क्या है? केबल्स है, ठीक है। यहाँ पे टेबल्स आ गए, यहाँ पे केबल्स आ गए। अब देखो कंक्लूजन देखो, सम फेबल्स कैन बी टेबल्स। क्या फेबल टेबल हो सकती है? इनका कोई को रिलेशन है? भाई कोई को रिलेशन नहीं है। नो टेबल्स कैन बी फेबल्स, ऑल टेबल्स कैन बी केबल्स। ऑल टेबल्स आर केबल्स, अगर सम टेबल्स आर केबल्स है तो ऑल तो नहीं हो सकता, थर्ड तो फॉर श्योर हट जाएगा इसके अंदर से। अगर थर्ड हमारा हट गया तो हमारे पास देखो ऑप्शन में बचेगा 1 and 4। आई थिंक आई विल गो विद बी, देखते हैं क्या होता है। सम
एंड सम, ऑल एंड सम के साथ आई विल गो विद सम एंड सम. आई डोंट नो व्हाट विल बी द आंसर. लेट्स सी क्या आंसर होगा. ठीक है, मैं इसके साथ जा रही हूँ. द पेरिस अग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन. पेरिस अग्रीमेंट किसके ऊपर है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर है? ये तो आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. इसमें तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज कन्वर्ट्स अ स्कैन्ड इमेज टू द टेक्स्ट? बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज converts a scanned image into text? जल्दी बताओ क्या आंसर होगा. आपको क्या लग रहा है कि कौन करता होगा? MICR करेगा, डिजिटाइजर करेगा, ट्रैक बॉल करेगा, या OCR करेगा? आई थिंक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन करता होगा. आई थिंक इट विल बी OCR, राइट? चलो, आई विल गो विद OCR. मुझे तो OCR लग रहा है. आई विल गो विद OCR ओनली. EPG पाठशाला is an ICT initiative launched by EPG पाठशाला. अब आपको ना डिकोड करना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे डिकोड करते हैं कि EPG पाठशाला किसका हो सकता है. ये NCERT का होगा, AICT का होगा, UGC का होगा, या फिर ये MHRD का होगा. मुझे तो UGC लग रहा है, क्योंकि EPG पाठशाला पढ़ने से रिलेटेड है. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. किसने लॉन्च किया है भाई ये? मुझे तो UGC लग रहा है. आई थिंक इट इज़ लॉन्च्ड बाय UGC और MHRD. MHRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो UGC के अंडर ही आता है हमारा. आई विल गो विद UGC ओनली. NCERT तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. Ministry of Information and Broadcasting. No, it cannot be Information and Broadcasting. I'll go with UGC. चलो, अब बताओ ये कौन सा होगा. इसमें हमें करना है हमारा फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. जल्दी से मैच करो और मुझे बताओ कि कौन सा होगा ये. बोस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई? बोस इंस्टीट्यूट कभी नाम सुना है बोस इंस्टीट्यूट का? बोस इज समवेयर रिलेटेड टू कैलकटा, राइट? न्यू दिल्ली और चेन्नई के अंदर तो नहीं हो सकता. तो चलो बोस का हम मिलाते हैं कैलकटा. तो 1 के अंदर हमारा आएगा 3. ठीक है, अब 1 के अंदर 3 पहले में ही आ रहा है, तो आई विल गो विद द फर्स्ट वन ओनली, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है. तो आई विल गो विद द फर्स्ट वन. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो है ये मैसूर के अंदर हो सकता है. सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? ये होगा हमारा चेन्नई के अंदर. और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये होगा हमारा न्यू दिल्ली के अंदर. क्यों बोस इंस्टीट्यूट इज़ डेफिनेटली इन कोलकाता. दिस आई एम वेरी श्योर, आई हैव हर्ड ऑफ दिस. तो ये तो फॉर श्योर है. तो फर्स्ट के अंदर आएगा हमारा थर्ड. तो लेट्स सी. ओके, VMAX इज एन एक्रोनिम ऑफ WIMAX. किसका एक्रोनिम है? बताओ पढ़ के. VMAX की क्या फुल फॉर्म हो गया? आई थिंक इट इज़ वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. मैक्रो डेटा एक्सेस, माइक्रो एक्सेस एंड मोबाइल एक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. सबसे हटके जो लग रहा है इट इज़ द माइक्रोवेव एक्सेस. तो आई थिंक इट विल बी द माइक्रोवेव एक्सेस. ओके, चलो ये बताओ. In the question below, an assertion is given, followed by a reason which may or may not explain the assertion. From the given options, choose the right answer. Universal suffrage gives the right to vote to all the citizens. हाँ सही है ये. And voting is used to make a collective decision and express an opinion. मुझे तो दोनों ही से लग रहा है. I think हाँ, वोटिंग का क्यों यूज़ करते हैं? कलेक्टिव डिसीजन के लिए और एक्सप्रेस एन ओपिनियन. यस. टू ऑल द अडल्ट सिटीजन्स, यूनिवर्सल सफरेज. अडल्ट सिटीजन्स को ही तो देते हैं ना. टू ऑल द सिटीजन्स तो नहीं होगा. क्या लग रहा है ऑल क्वेश्चन में कि हम लोग ना UPSC के पेपर दे दे के हर चीज़ में शक करने लग जाते हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा. आई थिंक इट इज़
टू ऑल द अडल्ट सिटीजन्स जो मुझे लग रहा है, आई थिंक वन इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्यों होगा भाई? Oh. Which of the following is and are the characteristics of the adult learners? Active teaching methods are used to teach them. The teaching system set the objectives of the learning. Characteristics क्या है adult learners के? सबसे पहले आ जाता है हमारा active teaching methods are used to teach them. Learners are motivated by the external rewards. Assessment is done mutually by the learners. Adult learners. Teaching system set the. क्या लग रहा है आपको guys? एक्टिव टीचिंग मेथड्स आर यूज टू टीच देम. टाइम निकले जा रहा है. हमने कितने क्वेश्चन के? 50 क्वेश्चन करने हैं हमें. एक्टिव टीचिंग मेथड्स आर यूज टू टीच देम. ओके. हाँ. असेसमेंट इज डन म्यूचुअली बाय द लर्नर्स एंड फैसिलिटेटर्स. बताओ बताओ. क्या लग रहा है आपको? मुझे तो आई थिंक 1 and 3 लग रहे हैं. एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मेरे को समझ में नहीं आया इसका. 4th तो मेरे को नहीं लग रहा होगा, या तो 2 and 3 होगा. आई विल गो विद 1 and 3. लेट्स सी, देखते हैं. Which type of evaluation is done by the teachers to know the previous knowledge of the students? बताओ भाई, कौन सा previous knowledge के लिए? बताओ मुझे कि क्या होगा. आपको क्या लगता है इसके अंदर? What will be the answer? मुझे तो थोड़ा ऐसे लग रहा है. आई थिंक इट इज़ द समेटिव इवोल्यूशन. व्हाट यू सजेस्ट? और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन. थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है. I am bit confused what it will be. What you think? क्या होगा इसके अंदर? जल्दी बताओ यार, इतना लेट मत करो. इतना लेट करोगे तो कैसे चलेगा आगे? हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व? वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, राइट? जल्दी से बताओ मुझे. मुझे लगता है कि इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होगा. प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि डायग्नोस कर रहे हैं ना ये, तो आई थिंक इट विल बी डायग्नोस्टिक बिकॉज वी आर बेसिकली डायग्नोसिंग. तो उसके लिए मेरे को लग रहा है कि आई थिंक इट विल बी दिस ओनली. अब ये मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि सही है या नहीं है, बिकॉज मुझे तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है. ऐसे लग रहा है कि यार होगा नहीं होगा. बताओ 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 बताओ. Ha 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 ha. Which type of evaluation is done by the teachers to know the previous knowledge of the students? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताते रहो मुझे. अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर मी टू डू. इतना टाइम ऐसे मेरे को सोचने में लग रहा है, क्योंकि आई बिलीव कि आई डोंट वांट टू डू इट रॉन्ग. तो इसलिए मेरे को ऐसे लग रहा है कि यस, मुझे ऐसे ही करना होगा. बताओ गाइज, प्रीवियस नॉलेज के लिए. पर इतना धीरे आप उस वक्त नहीं कर सकते. हमारे पास 41 मिनट्स और बचे हुए हैं. पर मुझे ऐसे है कि मैं आपको अच्छे से
बताऊं कि आप इसमें कौन, पहले आपको ना चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ऑप्शंस के बाद ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं तो आई विल गो विद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ओनली, बाद में देखते हैं। ऑल एथलीट्स आर डिसिप्लिन, सम एथलीट्स आर नॉट डिसिप्लिन। क्या है भाई ये? कॉन्ट्रेरी है, सब ऑल्टरेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, सब है डिसिप्लिन और कुछ नहीं है, सुपर ऑल्टरेशन है क्या? मार्क फॉर द रिव्यू डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? अबायोटिक कॉम्पोनेंट किसका है? बायोटिक होती है जिसके अंदर लाइफ होती है, मैन के अंदर लाइफ होती है, पैरासाइट्स के अंदर आई थिंक रेडिएशन अबायोटिक है। कंपोनेंट कौन सा है बताओ भाई? अबायोटिक कंपोनेंट जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है, अबायोटिक नॉन लिविंग पार्ट्स जो होते हैं, आई थिंक रेडिएशन इज अबायोटिक। बताओ। और सिम्बायोटेंस आपको क्या लग रहा है? मैन तो बिल्कुल नहीं होगा, मुझे तो रेडिएशन लग रहा है, रेडिएशन इज अबायोटिक। मुझे तो आई विल गो विद रेडिएशन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि मुझे तो रेडिएशन लग रहा है। देखो चलो भाई, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। Okay. The approval of the president's rule takes place through the simple majority in either house, that is the majority of the members. सिंपल मेजोरिटी के साथ होता है या फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ होता है? जल्दी से बताओ, प्रेसिडेंट का सिंपल मेजोरिटी या 2/3 के साथ? आपको क्या लगता है? पहले अच्छे से पढ़ो तीनों, फिर मुझे बताओ। व्हाट डू यू थिंक? प्रेसिडेंट्स रूल सिंपल मेजोरिटी के साथ, यार मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि आई थिंक, लाइक आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट आई वांट यू ऑल टू आंसर कि आपको क्या लगता है कि ये सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा या फिर कैसे होगा? आई थिंक इट इज डन विद द सिंपल मेजोरिटी ओनली। बताओ बताओ क्या होगा? और ये प्रेसिडेंट्स रूल इनिशियली इज वैलिड फॉर 6 months, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। 4 years तक? मुझे तो नहीं लगता 4 years का टाइम कहीं पे, मुझे लगता है आई थिंक इट विल बी ओनली बी। आई विल गो विद बी ओनली। डिसर्टेशन और थीसिस के अंदर क्या डिफरेंस है? आर दे बोथ सेम? नो, दे आर नॉट बोथ सेम। The student is a master. Student in a master's degree write a thesis. The student in a doctoral program complete a dissertation. No. डिजर्टेशन शॉर्ट लेंथ होती है, थीसिस लॉन्ग लेंथ होती है। भाई मैंने पीएचडी कर रखी है तो थीसिस लॉन्ग लेंथ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? जल्दी से बताओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी नहीं है? जामिया इस्लामिया, जेएनयू, बनारस हिंदू और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। जामिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है क्या? आई थिंक इंद्रप्रस्थ जो यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको क्या लगता है? I don't think that it is a central. I think it's a state university which is located in Delhi. जामिया इस्लामिया तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ तक मुझे लगता है। जामिया इस्लामिया तो डेफिनेटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फॉर श्योर इट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और जेएनयू हमारी है ही, बनारस है ही। मुझे तो इंद्रप्रस्थ ही लग रही है। चलो
अब इसके अंदर से आपको आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। देखो चलो पढ़ते हैं। फ्यू पोस्ट 9/11 सिक्योरिटी मेजर्स हैव प्रूवन एज इंड्योरिंग एज द क्रिएशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन which effectively nationalized the airport security and dramatically increased the screening procedure on flights. It is a matter of months, and the flights went from something you could arrive 30 minutes to an hour beforehand and be fine to something you needed the budget of 2 hours for. What with the shoe removal and the liquids and the possibility of the random pat down, it is annoying, but it's only worse than annoying. TSA is efficiency isn't just aggravating or unnecessary by pushing people to drive instead of fly. It is actively dangerous and costing lives. Less invasive private scanning would be considerably better. Why the TSA falls short? TSA is hard to evaluate largely. बताओ भाई, what is which is mentioned as a shortcoming of that? It is more focused on the liquid. We know for a fact that TSA doesn't prevent attacks. ये बहुत extreme हो गया. Asking the people to go through the normal metal detectors with their shoes on because it wants to solve a problem which is not a problem per se. Really? क्या लगता है क्या है इसकी शॉर्टकमिंग? आपको पढ़ने से क्या पता चला कि इसकी शॉर्टकमिंग क्या है? Does it prevent attack? TSA is hard to evaluate largely because it is attempting to solve a known problem. Despite some very notable cases, there aren't the attempts, there are even fewer successes that makes it hard to judge that TSA is working properly. If no one tries to do a liquid based attack, we don't know if the 3-ounce liquid rule prevents such attacks. So, Homeland Security officials looking to evaluate the weapons and the bombs are not conveyed. The success rate of more than 95%. क्या लग रहा है गाइस आपको? I think it attempts the problem which is not a problem. मुझे तो यही लग रहा है. सी ये लाइन देखो. Why TSA falls short? TSA is hard to evaluate largely because it is attempting to solve a non problem. या जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसको भी सॉल्व कर रही हैं. Which of the following is incorrect in the context of the Homeland Security is also engaged in the airport security? Incidents of airplane hijackings and the bombings do not occur frequently. Transportation Security Administration was not in existence before 9/11, and the TSA is remarkably bad at preventing weapons. कौन सा गलत है? बताओ आपको कौन सा लग रहा है? Was not in existence before. Really? TSA, Transportation Security Administration, was not in existence. What do you think? What do you think? मैंने तो ये मार्क कर दिया. Let's see. The little experiment of the Homeland Security officials bolstered the fact that the TSA is for crucial importance. The TSA is inefficient, it's dangerous to fly, and the TSA is working properly. The little experiment of the Homeland Security officials bolstered the fact. बताओ भाई क्या फैक्ट बॉल्स्टर किया इन्होंने? That it's dangerous to fly. Don't you think that it is actively dangerous and it is costing lives as well? I think it's dangerous to fly. मुझे तो यही लग रहा है. Why can the airport screening sometimes takes a lot of time? Due to possibility of random pat down, due to the long queues at the check in the counter, due to the focus on specific threats, and
to passengers and increased checked baggage screening reduced passenger volume by about 6%. भाई क्यों टाइम लेता है बताओ जल्दी से, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग क्यों टाइम लेता है? आई थिंक लॉन्ग क्यूज इन द काउंटर्स ड्यू टू द फोकस ऑन द स्पेसिफिक। सी आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे क्या आंसर है, रादर यू नीड टू सी कि इसमें क्या क्या पूछा है। स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, उसकी वजह से भी तो टाइम लेता है। बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग ऑल्सो इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक आई विल गो विद द इंक्रीज चेक्ड बैगेज स्क्रीनिंग, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। यार कितने क्वेश्चन है, सेट ऑफ 5 क्वेश्चन है, बताओ। द ऑथर ऑफ द व्यू दैट जस्ट 3 ounce कैन बी यूज्ड, द ऑथर इज skeptical about the efficacy and the need of 3 ounce liquid rule. The author is of belief that the private screeners were more effective than TSA staff. बताओ बताओ बताओ, what will be the answer? I'll go with D, मुझे D लग रहा है इसके अंदर, पता नहीं यार, मुझे लगता है कि आई शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। भाई 27 हुए हैं, हमारे 50 और बचे हैं। विच इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी ऑफ टीचिंग इज अ डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टास्क, वर्ड्स, concepts or items linked to and arranged around the central concept or the subject? बताओ जल्दी से। Tell me, which instruction facility of teaching is a diagram for representing task, words, concepts or items linked to and arranged around the central concept or the subject? मुझे तो आई थिंक इट इज़ द माइंड मैपिंग, दिस इज़ वॉट आई बिलीव दैट इट इज़ द माइंड मैपिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर टोन, एम्फेसिस, योर एक्शन, रिएक्शन, मैसेज एंड एक्सप्रेशन। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टोन, एम्फेसिस, योर टोन किसके ऊपर एम्फेसाइज करती है? एक्शन के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर, मैसेज के ऊपर और एक्सप्रेशन के ऊपर। बताओ। एक्शन के ऊपर करेगी या रिएक्शन के ऊपर करेगी? फटाफट फटाफट बताओ भाई। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो यही लग रहा है कि ये मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो टोन है आपकी, वो एम्फेसाइज करती है आपका रिएक्शन, आपका एक्सप्रेशन। एक्शन तो नहीं करती बिल्कुल भी। एक्सप्रेशन, रिएक्शन, कितना कंफ्यूज हूँ मैं लाइफ में। आई थिंक इट इज़ एक्सप्रेशन। No, it is the reaction. Manipulating research material, equipment and the process or change the data or the results is an ethical issue in the research and it is known as plagiarism होता है भाई ये। बताओ, ये ethical issue है बहुत बड़ा। Manipulating research material, equipment and the process or change data or results is an ethical issue in the research which is known as, according to the Office of Research Integrity. क्या लगता है आपको, फॉल्सिफिकेशन है या प्लेजरिज्म है? आई थिंक इट इज प्लेजरिज्म।
ओ यार मैथ्स आ गई फिर से. I will leave maths. Which of the following statement is incorrect regarding intranet and internet? Only internet has the instant messenger service like okay, internet is not as safe as intranet. कौन सा गलत है? Internet provides a better and wider access while is restricted. Internet is general for the personal computers worldwide, but intranet is specific for the really. पहले हमें देखना पड़ेगा कि what is the difference between intranet and internet. Internet, definitely it is a public network that anyone can access, and intranet is a private network. Few computers के लिए होता है, तो ये तो सही है. Internet is not as safe. Only internet has instant messenger. What do you think? Does intranet has instant messenger service like Google Talk or Yahoo? बताओ बताओ बताओ. मुझे तो ओनली ये जो बहुत रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है ना, आई थिंक वेयर इज, ये दोनों तो सही है. What is the main vision of Ministry of Communication in India? To provide secure, reliable and affordable and high quality converged telecommunication services, to provide education and entertainment, to provide only high quality telecommunication services, and to provide only education. बताओ भाई क्या विजन है? आई थिंक सिक्योर, रिलायबल एंड अफोर्डेबल telecommunication. What is the vision of the Ministry of Communication in India? First is to provide the secure and the reliable, affordable and the high quality convergent. Second one is to provide the education and the entertainment. Third one is to provide the high quality telecommunication services. And the fourth one is to provide only education. I'll go with the first one. The student of a college was given a topic of the research growth of trade union in India by the professor. What type of research would be carried out by the students? Growth of trade union in India. क्या growth of the trade union? Analytical research, historical ex post facto research, and explanatory research. I think it will be analytical research. There are 5 people in the family of C. In the family, C is the wife of E. अच्छा, C क्या है? C is the wife of E. C को हम wife कर देते हैं और C E obviously फिर husband हो गया, ठीक है. A is the mother of C. A कौन है? C की mother है, तो A भी female हो गई हमारी, ठीक है. सिर्फ यहाँ पे E male है अब तक. ओके, S is the son of E. S जो है ये C और E का बेटा है, तो ये भी मेल हो गया. तो हमारे अब तक 2 मेल आ गए, ई मेल आ गया और एस मेल आ गया. टी इज द सिस्टर ऑफ एस. तो भाई सी और ई के 2 बच्चे हैं, एक तो एस है और एक टी है, और टी क्या है? सिस्टर है. टी भी फीमेल. हाउ इज ए रिलेटेड टू? नानी हो गई ना यार. टी किसकी बेटी है? सी की बेटी है, और सी की माँ कौन हो गई? ए हो गई. तो बताओ हाउ ए इज रिलेटेड टू टी? I think mother-in-law. No, grandmother. Obviously. मुझसे एवरेज के क्वेश्चन नहीं होते हैं. सिंपल, हटाओ. आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट. द रोड हैज बिकम मोर स्लिपरी आफ्टर द रेन एज द ऑयल इन द डर्ट हैजंट वॉश्ड अवे. बताओ ये कैटेगोरिकल है, सर्कुलर है, एनालॉजिकल है या अबडक्टिव है? द रोड हैज बिकम मोर स्लिपरी आफ्टर द रेन एज द ऑयल एंड द डर्ट haven't washed away. It's abductive or it's circular. I'll go with circular. ओ मुझसे ये वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं बिल्कुल भी. I hate doing. Which schedule of the Indian Constitution deals with पंचायत? ये मुझे पता है. बताओ कौन सा है, कौन सा स्केड्यूल डील करता है पंचायत के साथ? जल्दी जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है. पंचायत के साथ कौन सा स्केड्यूल डील करता है? इट्स 11th. इट्स वेरी सिंपल.
कौन कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस इन टीचिंग? नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड टीचर्स इंटरेस्ट. बताओ. वन इज नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड वन इज टीचर्स इंटरेस्ट. ओनली 3 तो नहीं हो सकता. Which of the following factors are responsible for selecting instructional facilities to ensure nature of subject matter and the teacher's interest? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट. ये वाले क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं. इसका तो मैं आंसर दे सकती हूँ. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 draws inspiration from India's constitutional provision of which article? बताओ कौन सा आर्टिकल है. मुझे तो 21 लग रहा है. 21 के साथ जाऊंगी मैं. विच ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू बी अचीव्ड बाय 2030? बताओ इन्होंने कितना बोला है. What is the number of the goals of sustainable development proposed by the United Nations General Assembly to be achieved by 2030? बताओ. 17 गोल्स हैं बाई 2030 तक. 17 गोल्स अचीव करने को ही बोला है इन्होंने कि भाई 2030 तक अचीव कर लो. चिलिका लेक कहाँ पे है? जल्दी जल्दी बताओ. चिलिका लेक. चिलिका लेक राजस्थान में तो नहीं है. चिलिका लेक is Asia's biggest inland saltwater lagoon which is situated in आसाम भी नहीं है. इट्स इन उड़ीसा गाइज. इट्स वेरी सिंपल. 47 में नहीं करूँगी. 36 आंसर किए हैं भाई मैंने अब तक. पर इसमें तो मुझे लगता है सबको सारे आंसर करने चाहिए और टाइम भी बचा है मेरे पास अभी. और I think I should answer all. Teaching has shifted from pedagogy to andragogy. Which of the following options correctly justify the above statement? Teaching shifted from learner-centered to teacher-centered. Teaching shifted from learning in boundaries to learning in the wider context. Teaching shifted. बताओ बताओ. Teaching shifted from active participation in learning to the passive reception in learning. जल्दी बताओ भाई. I'll go with 3 and 4. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है? जल्दी बताओ. ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज. जल्दी जल्दी बता दो. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? इसको फॉर्मल कहा जाता है या फिर इनफॉर्मल कहा जाता है? इसको इनफॉर्मल कहा जाता है गाइज. इसको इनफॉर्मल कहा जाता है. व्हाट इज द फॉलोइंग रूइंस? विच ऑफ द फॉलोइंग रूइंस द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? आई थिंक दिस एंगेजमेंट रूइन कर देता है. सेव नेक्स्ट. चलो भाई मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए? आई हैव अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चन. अभी जो मैंने मार्क के लिए डाले हैं ना 3, पहले उनको देख लेते हैं. सेकंड नंबर तुक्का मारे क्या? चलो भाई 630. बताना मेरे तुक्के. ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है और मैं कर सकती हूँ ये क्वेश्चन. इफ़ द आर्टिकल इज कोडेड एज. ये क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी. बताओ. चलो मैं सॉल्व करती हूँ. इतने आप लोग भी सॉल्व करो. सॉल्व द क्वेश्चन. मैं भी सॉल्व कर रही हूँ. आप लोग भी करो. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. बताओ यार. डिस्ट्रॉय का कोड क्या होगा?
डिस्ट्रॉय का कोड क्या होगा? फटाफट से बताओ, फटाफट से। तुक्का तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगाना। क्यों लगाऊं मैं तुक्का? मुझे आता है इसका आंसर, बस करने में इतना ऐसे होता है यार, मुझे नहीं करना। बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जानना है ना मुझसे कि यार कैसे होगा, क्या होगा, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर, डेफिनेटली। चलो सॉल्व करो गाइस, टाइम वेस्ट मत करो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, मैंने लिख लिया है सारा, ठीक है। अब देखो आर्टिकल लिखते हैं पहले। आर्टिकल में ए का नंबर क्या होगा? 1। आर का नंबर क्या होगा? ट्वेंटी 21 22 23 24 25 26। आर का नंबर होगा 18। टी का नंबर होगा 20। आई का नंबर होगा 10 और 9 होगा। सी का नंबर होगा 3। एल का नंबर क्या होगा? 12। ई का नंबर क्या होगा? 5। अब लिखेंगे हमारा, इसको इन्होंने लिखा है SQZJDKB। एस का नंबर क्या है? 19। 18 और 1 19। अच्छा, क्यू का नंबर क्या है? क्या मैं क्रैक कर पाऊंगी? आई थिंक मैंने क्रैक कर लिया। इसका आंसर होगा आई थिंक बी, जहाँ तक मेरे को लगता है। द आंसर विल बी बी। आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा? RQNT। आंसर विल बी बी अकॉर्डिंग टू मी। 17 का, इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्टरेशन की कुछ है कुछ नहीं है। ऑल एथलीट्स आर डिसिप्लिन, सम एथलीट्स आर नॉट। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना अपनी स्टेट। मैंने 41 किए हैं गाइज, ये मुझसे, ये भी मैंने कर लिया है। 7 नेक्स्ट। आई हैव डन 42। 8 आई हैव नॉट आंसर्ड क्योंकि वो मेरे को समझ में नहीं आए थे। सबमिट करें क्वेश्चन पेपर? जल्दी बताओ, सबमिट करें? सबमिट कर रही हूँ, बट मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी तुम लोगों को। आई विल नॉट शो यू द आंसर। Are you sure you want to submit? अगर आपको जानना है कि मेरे कितने मार्क्स आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे, और पूछो कि कितने मार्क्स आए। पहले मुझे अपने मार्क्स बताओ, क्योंकि मैं अपने बता दूंगी, आप लोग नहीं बताओगे। दैट इज़ नॉट फेयर। हम लोग ऐसे गेम ही नहीं खेल रहे हैं बिल्कुल में। लेट मी नो फर्स्ट योर आंसर्स। पहले आप बताओ कि आपने क्या क्या किस किस में जो मैंने गलत किए, पहले मुझे वो बताओ, जो कि मैंने ये वाला गलत किया है, और मेरे साथ ये टेस्ट दो, और मुझे अपने मार्क्स पहले बताओ, फिर मैं आपको अपने मार्क्स बताऊंगी, ठीक है। ऑल राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बताना कि अगर आपको मैं इंग्लिश का पर्टिकुलर पेपर 2 का अगर लाइव मॉक आपके साथ सॉल्व करना है मुझे, तो मुझे उसके बारे में भी बताना, और मुझे इसमें भी बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। जैसे ही आपने मेरे को अपने मार्क्स बता दिए, आई विल पोस्ट इट इन द कम्युनिटी। पक्का पक्का स्क्रीनशॉट लेके कि मेरे कितने मार्क्स आए, ठीक है।